हो गया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले से भी जुड़े हुए हैं। अब राजनीतिक मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के सुधांशु मित्तल हमारे साथ हैं, बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन हैं और परंजॉय गुहा ठाकुरता। और सुधांशु मित्तल साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। 9 चरण में हो रहा है, चरण कहना तो शायद गलत होगा, लेकिन 9 तारीखों का ऐलान हो गया है, तैयारी पूरी है? हम तो बहुत दिनों से ही आज के इस चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। अब तो काउंटडाउन चालू हो गया है। इतने दिनों की जो तैयारी करी थी, अब तो रणभूमि में जाके अपना कौशल दिखाएंगे। बहुत उत्साह है भाजपा में, और मैंने कहा ना कि अब तो युद्ध भूमि में सबके जो दावे हैं और जो सबके कौशल है और सामर्थ्य है, सबका सामने निकल के आ जाएगा। भाजपा स्वागत करती है और पूरी तैयारी के साथ अब चुनाव में हम जाने को तैयार हैं। बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन यहाँ 2 खबरें ऐसी हैं जिस पर आपका रिएक्शन लेना बड़ा मौजूद होगा। दोनों अच्छी खबरें नहीं हैं आपके लिए। एक तो ये कि लालू यादव और कांग्रेस बिहार में हाथ मिला रहे हैं, और असम गण परिषद के साथ जो आप अलायंस चाहते थे वो नहीं होने की संभावना प्रबल हो गई है। ये दोनों अच्छी खबरें नहीं आज आपके लिए? नहीं संजय जी, दो चीज समझ लीजिए। कांग्रेस का लालू यादव जी के साथ हाथ मिलाना तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम असली चाल चले चेहरा दिख जाएगा। आज तक जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी उनका साथ सत्य क्या है वो सामने निकल आएगा। एक बात। जहां तक एजीपी के समर्थन वो हमारा गठबंधन का सवाल है, मैं थोड़ा उस इलाके को जानता हूं, और उसका नुकसान की दृष्टि से अगर आप सोचें तो शायद बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। एक बहुत बड़ा तबका एजीपी का जो है वो भाजपा में विलय करने वाला है, जो कि उनके नेतृत्व का प्रतिबिंब है वहां के, और उसके बाद जो है वहां की स्थिति बड़ी सामने आ जाएगी। और वहां पे इस समय टक्कर जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है जी। एयूडीएफ भी वहां पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मुख्य तौर पे जो है वो यहाँ कांग्रेस के साथ होने वाला है, और वहां पे इतना उत्साह है। एक सेकंड परंजोत, आप जरूर पूछिएगा। इसका कोई बहुत सुधांशु जी, एक सवाल ताकि हम बाकी मेहमानों को भी इसी विषय में शामिल कर सकें, वो ये है कि अब चुनाव की कैलेंडर सामने आ गया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर कहीं से, खास करके यूपी से, चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ऐसा है, जादूगर अपना पिटारा पहले थोड़ी खोल देता है। अब जिस दिन हमारी केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो तय करेगी, तब आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। पहले से अपनी रणनीति कौन बताएगा? आप तो इतने साल से सारी चीजें देखते आए हैं। हम तो अपना इलेक्शन कवरेज प्लान बनाने के लिए आपसे जानना चाहते हैं। गुजरात से लड़ेंगे, उसके बाद वो यूपी से लड़ेंगे या क्या करेंगे? सुधांशु जी, मैं अभी आ रहा हूं, दादा आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, ये हालत कुछ ऐसी हो गई है कि कांग्रेसियों से राहुल गांधी के बारे में पूछ लो तो थोड़ा सकपका जाते हैं, बीजेपी वालों से नरेंद्र मोदी के बारे में पूछ लो तो थोड़ा सा जबान अटकने लगती है। चलिए, पिटारा उनका मत खोलिए, अपना पिटारा खोल दीजिए। आप चांदनी चौक से लड़ रहे हैं क्या? हमारे यहां कौन जना कहां से लड़ेगा ये तो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। हर एक आदमी को प्रत्याशी बनने की उम्मीद का हक है। चुनाव लड़ना चाहता हूं, हाँ वाकई लड़ना चाहता हूं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब बाकी जो संगठन तय करेगा वो करेगा। अगर उनको लगेगा कि उपयोगिता चुनाव लड़ाने में है तो उसमें अपना भूमिका अदा करेंगे। अगर उनको लगेगा कि भाई चुनाव से जुड़ के प्रचार करिएगा तो उसमें करेंगे। हम लोग तो इस समय एक ही मिशन के साथ चल रहे हैं कि भाजपा 272 तक कैसे पहुंचे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैसे देखा जाए। सुधांशु जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता बोल रहा हूं। रामविलास पासवान और राजनाथ सिंह हाथ पकड़ लिया, मगर उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, बिहार के आप ही का राजनीतिक, आप ही का दल का बहुत वरिष्ठ नेता पता नहीं क्यों मंच में नहीं पहुंच पाया। तबीयत खराब हो गया क्या? क्यों नहीं आ पाया? आप क्या लग रहे हैं? गुहा जी, ऐसा होता है कि कोई भी जब राजनीतिक निर्णय करा जाता है तो जहां एक बहुत बड़ा तबका उससे खुश होता है, कुछ लोगों में उसके प्रति स्वाभाविक रिजर्वेशंस होती हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक संगठन जो है वो मोनोलिथिक नहीं होता है। उसमें विभिन्न तरह के लोग होते हैं, विभिन्न सोच होती है और विभिन्न आंकलन होता है।
वहां के जो जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं उनके आंकलन में शायद ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। हर व्यक्ति को अपना आंकलन रखने का हक है। अच्छा होता कि वो भी वहां पहुंचते ताकि संदेश और संकेत उसके कोई गलत नहीं जाते, लेकिन चलिए नहीं पहुंचे कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक पूरी संगठन का सवाल है और लोगों का सवाल है, लोगों ने उसका स्वागत करा है। आपने अगर वो रैली देखी हो और उस रैली का आकार देखा हो तो आपको समझ आ जाएगा कि बिहार की 40 सीटों में ये गठबंधन जो है, चलिए वो तो 16 तारीख को पता लग जाएगा सुधांशु जी, वो तो 16 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन सौरभ मुझे एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है इन चुनाव के चरणों को लेकर, क्योंकि आप थोड़ी सी बढ़त बना रहे हैं कम से कम उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर। ये तैयारी का हिस्सा था, आपको पहले ही कुछ अंदाजा था या कुछ और है? नहीं, देखिए तैयारी हमारी हमेशा से थी, मगर जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी का जिक्र हो रहा था, बड़ी हैरानी होती है कि एक तो हमारा शेर है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली की सबसे रिस्की सीट थी, नई दिल्ली सीट, वहाँ से लड़ा, और एक इनके शेर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए सेफेस्ट सीट ढूंढी जा रही है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ें। क्या किसी न्यूट्रल सीट पे वो चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या किसी न्यूट्रल सीट पे ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया के दोस्त ढूंढें कि भाई ये एक न्यूट्रल सीट है, यहाँ पे क्यों ना नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को लड़ाया जाए और देखा जाए कि देश का मूड क्या है? सेफ सीट क्यों ढूंढी जा रही है शेर के लिए? वो उनकी मर्जी है। ये आप जानबूझकर उकसा रहे हैं क्या कि आपकी ट्रैप में आ जाएं और आपको और मीडिया कवरेज मिल जाए? आजकल थोड़ी नेगेटिव मीडिया कवरेज मिल रही है। इतना घबराहट क्यों है भाई? हमें नहीं घबराहट है, आप कहीं ये दरअसल घबराहट के नाम पर आत्मविश्वास का परिचय तो नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? तो लड़ाइए नजर, न्यूट्रल सीट से लड़ाइए। इतनी सेफ सीट क्यों ढूंढ रहे हैं आप शेर के लिए? ये विनय, यहाँ आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा। मुझे लगता है कि एक जिसको कहते हैं कि अगर मैं आपके साथ नज़र आऊँ और आप बड़े आदमी हैं तो मेरी हैसियत बढ़ती है, या अखबार में नाम छपाना हो तो डिब्रूगढ़ में जा करके अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुकदमा कर दें और कोई वारंट जारी हो जाए तो मेरा नाम छपता है। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल, जिनको अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, अपनी पीक पॉपुलरिटी पर हैं, इनको चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी खोलने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें हाई डेसिबल इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करो, इसके लिए ये उकसाने में लगे हुए हैं, प्रार्थना करने में लगे हुए हैं कि मोदी के सामने लड़ेंगे तो मीडिया नैरेटिव में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल थॉट क्या हो सकता है इसके पीछे? नहीं, आपने सही कहा संजय, लेकिन इसमें एक कारण और है। ये स्ट्रेटजी उन्होंने एक बार दिल्ली में इस्तेमाल की है, जिस वक्त वो दिल्ली में चुनावी माहौल में उतरे। इसके पहले वो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था, जब वो प्रोटेस्ट मूवमेंट से एक राजनीतिक दल के तौर में उभरे, उस वक्त उन्होंने ये स्ट्रेटजी यूज की और शीला दीक्षित के ऊपर और कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर डायरेक्ट हमला किया। उसका उन्हें डिविडेंड दिखा और इस वजह से शायद वो एम्बोल्डन हो गए स्ट्रेटजी से कि अगर आप अपना स्टेक को हाई कर दीजिए और ऐसे डेविड वर्सेस गोलियट को पोजीशन कर दीजिए इस बैटल को, हारे तो कुछ नहीं, जीते तो जाइंट किलर। एग्जैक्टली, और उसका थोड़ा उन्हें मतलब उसमें नथिंग टू लूज की स्ट्रेटजी है, और यही स्ट्रेटजी वो लोकसभा में भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में उन्हें पता है कि मुकाबला असल में है तो बीजेपी से ही होगा, कांग्रेस रेस में शायद नहीं दिख रही, और इसी वजह से वो अटैक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सौरभ, एक छोटा सा सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि भाई सेफ सीट क्यों खोज रहे हैं बीजेपी वाले? अगर आप अनसेफ सीट पर कहीं भी जाकर लड़ने को तैयार है तो गांधीनगर, अहमदाबाद, जहां से भी नरेंद्र मोदी खड़े हों, गुजरात में, वहां क्यों नहीं जाते? गुजरात में है ना आज अरविंद केजरीवाल, वहीं से भर दे नामांकन। जी 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 नहीं, उसका तो हमने परिचय पहले भी दिया है, वो तो कुछ है ही, वो तो कोई बात ही नहीं है। तो वहीं मैं से तो लड़ ये लीजिए। कह रहा हूं कि भाई हमें तो आप मान ही लीजिए कि हम तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, आप भी तो परिचय दीजिए। ये सारे परिचय आप सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही लेंगे? आप अलग है ना, आप अलग हैं, आप ये कहते हैं आप जुदा हैं सबसे। जाइए गुजरात में झंडा गाड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हैं जुदा जी, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं मीडिया इस बात पे क्यों नहीं एक बहस शुरू करती कि क्यों नरेंद्र मोदी जी जैसे बड़े आदमी के लिए भी एक सेफ सीट तलाशी जा रही है बीजेपी द्वारा? जी, यहाँ मुझे लगता है इतना कि भी एक सवाल कॉन्फिडेंस नहीं है जी, जहां पे आप इस बात का दावा करते हैं कि आपकी लहर पूरे देश में घूम रही है, पूरे देश में आपकी लहर चल रही है, और फिर भी घबराहट इस कदर है कि आप सोच रहे हैं कि कोई सेफ सीट मिल जाए। जी, यहाँ एक तो सवाल कहाँ है हमको, लहर? जी सौरभ, मतलब आप खुद जानते हैं दिल में कि कोई लहर नहीं है। जी, एक सवाल यहाँ हमको दो दूसरी जो पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं, सुधींद्र भदौरिया और नवल शर्मा, उन दोनों से किया जाना चाहिए कि देखिए देश का माहौल ये है कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बनाम केजरीवाल, जबकि ये नई पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियां खास करके यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां एसपी बीएसपी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस अपना दिखा सकती हैं,
किसी भी क्षेत्रीय नेता को राष्ट्रीय स्तर पर एक संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, दावेदार के रूप में नहीं देखा जा रहा है। क्या आप समझते हैं सुधींद्र भदौरिया जी कि मायावती अपनी पोजीशन को न्यूट्रल बना करके दरअसल या तो खुद को पोजीशन कर रही हैं कि वो पीएम हो सकती हैं, या अपने ऑप्शंस को लिमिट कर रही हैं? कुछ लोगों की राय ये हो सकती है कि वो अपने ऑप्शंस को लिमिट कर रही हैं अकेली रह करके। देखिए, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये युद्ध शुरू हो गया है। हमारे लिए चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हुआ करता है, और इस लोकतंत्र के उत्सव में हम सहजता के साथ भागीदारी कर रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं इस अवसर का, और उसमें हम हिस्सा लेंगे। दूसरी चीज ये है, अभी मैं बहस में ये भी सुन रहा था, एक साथी कह रहे थे कि एलजेपी और जो अलायंस हुआ है बीजेपी का, इससे बहुत सारे लोग खुश हुए हैं, कुछ लोग नाराज हुए हैं। इनको तो इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि अब इनके पास रणवीर सेना के तमाम बहुत बड़े बड़े सेनानी सूरजभान जैसे लोग भी आ गए हैं, तो इससे भी इनको बड़ा, इनका गौरव बढ़ा होगा। हमारी जहां तक पार्टी का सवाल है, बहन मायावती जी इस चुनाव के अंदर जो सामाजिक आर्थिक प्रश्न है और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उसको अपनी ताकत को पहचानते हुए हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को चुनाव में काम करने के लिए आह्वान कर चुकी हैं, और हम पहले से ही लगे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहन मायावती जी की भूमिका, जितने भी चुनाव के सर्वे आए हैं, हालांकि हम उन चुनाव के सर्वे पर भरोसा नहीं करते, और इसलिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले बार भी चौधरी साहब आपके साथ बैठे हैं, यही CSDS के सर्वे ने 34% वोट समाजवादी पार्टी को दिया था, जबकि 29% वोट पड़ा। 5% वोट की उसमें भी गलती निकली थी। मैं कहना चाहता हूं सुधींद्र जी, और हमने सीट कितनी बताई थी? अगर आप गलतियां गिनवाने पर आ रहे हैं, हमने सीट नहीं, देखिए सीट तो एक तुक्का हुआ करता है, असली चीज होती है कितने प्रतिशत वोट, और वो तुक्का कई बार सही भी निकलता है। ये बातें तो होती रहेंगी, सुधींद्र जी, मेरा सवाल बड़ा लिमिटेड है। जो संजय आपसे पूछ रहे थे, आपने वो सवाल डक कर दिया। सवाल ये है, मायावती प्रधानमंत्री की रेस में है क्या? किससे गठबंधन करेंगी, या जानबूझकर अभी चुप्पी साधे बैठी हैं इस बात को लेकर? देखिए, बहन मायावती जी की सबसे अहम भूमिका होगी। किसी भी फॉर्मेशन को कोई बहुमत नहीं मिलने जा रहा, जैसा बहन मायावती जी मतलब चाहेंगी तो कांग्रेस के साथ चली जाएंगी, जिस तरफ ऊंट जिस करवट बैठेगा उसी तरफ चली जाएंगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं जाएंगे। देखिए, बहन मायावती जी दलितों का और सर्व समाज के जो निर्धन लोग हैं, किसान, महिलाएं, ओबीसी के लोग, उन लोगों की पहल करेंगे और उस देश की राजनीति को उस दिशा में ले जाएंगी, ना कि ये जो जोड़ तोड़ हो रही है कॉरपोरेट जगत के लिए, कोई हिंदुत्व के लिए, कोई जिसको सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए। हमारा और कांग्रेस का जो ये पूरा ढांचा है चरमरा गया है भ्रष्टाचार से, तो हम लोग उससे अलग अपनी ताकत और पहचान बनाएंगे इस चुनाव के अंदर। बिल्कुल। जेडीयू बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। नवल शर्मा जी से सवाल पूछा जा रहा है, और वो सवाल बड़ा सिंपल है कि नीतीश बाबू खुद को दरअसल एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर, एक काउंटर के तौर पर बड़ी कामयाबी से खड़े करके रख सकते थे, लेकिन बीजेपी को छोड़ने का फैसला, पार्टी के बहुत सारे नेता उनको छोड़ के गए या निकाले गए, और उसके बाद रामविलास पासवान बीजेपी की तरफ और लालू यादव और कांग्रेस की जुगलबंदी। ऐसे में जेडीयू बहुत कमजोर स्थिति में आज अपने को पा रही होगी। निष्कर्ष यह है कि नीतीश बाबू ने क्या इस खेल को अपने हाथ से खो दिया है? माफ कीजिएगा, मैं आपकी चिंता से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बिहार में हमारी स्थिति बेहद मजबूत है, और आपने रामविलास पासवान जी की बात की, लालू यादव जी की बात की, तो लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हमें परेशानी नहीं है, बल्कि ज्यादा परेशानी इन्हीं दोनों दलों को है। और क्या परेशानी है? हाल में मुजफ्फरपुर की रैली में भाजपा के कई सारे कद्दावर नेता रैली में नहीं गए, जो साफ दर्शाता है कि लोजपा से भाजपा के गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह ज्यादा तेजी से उभर रहा है। दूसरी बात है कि रामविलास पासवान से गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी का अवसरवादी चेहरा सामने आ चुका है, और अब यह कहना ज्यादा लाजमी होगा कि वंशवाद, अवसरवाद, भ्रष्टाचार जैसे वो तमाम मुद्दे जिन पर भाजपा के नेता सीना ठोक ठोक कर दम ठोका करते थे, अब वो उन सारे मुद्दों पर बेहद रक्षात्मक स्थिति में आ गए हैं। तीसरी बात है
कि हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी का जहां तक प्रश्न है, नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं, बिहार की जनता का मिजाज जानते हैं, बिहार की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेगी। और सबसे खास बात यह है कि हमें बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हमने उस मैंडेट को पूरी ईमानदारी से जस्टिफाई किया है, जिसका परिणाम यह है कि हमारे पास इतना आत्मबल है कि हम बिहार की जनता की आंख में आंख डालकर यह बोल सकते हैं, बिल्कुल आपने हमें जो मैंडेट दिया था, हमने आपके मैंडेट का ईमानदारी से पालन किया, परिश्रमपूर्वक पालन किया। नवल जी, आपने सबका विश्लेषण तो कर दिया कि उधर लोग नाराज हैं, आपकी अपनी बात करिए ना। साबिर अली से लेकर एनके सिंह से लेकर तिवारी साहब से लेकर शिवानंद तिवारी, परवीन अमानुल्लाह से लेकर सब लोग आपको छोड़ रहे हैं। और दूसरा जो जुड़ा हुआ सवाल है, दरअसल क्या आज आपको यह लगता है कि 17 साल की जो शादी थी जिससे तलाक कर दिया आपने, आप लोगों ने बीजेपी के नरेंद्र मोदी को जितना बड़ा बनाने में नीतीश कुमार का हाथ है, शायद किसी का नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बात मानेंगे? नहीं, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने 2 सवाल पूछे, दोनों सवालों का अलग अलग जवाब ले लें। नरेंद्र मोदी को बड़ा बनाने में भारतीय मीडिया वर्ग की सबसे बड़ी भूमिका है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी को बड़ा बनाने में उस कॉरपोरेट पूंजी की बड़ी भूमिका है, जिसके बल पर नरेंद्र मोदी जी हजारों प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करके एक ऐसा पीआर एक्सरसाइज चला रहे हैं, झूठी हवा बहा रहे हैं, जिस झूठी हवा के विश्लेषण में भारतीय मीडिया वर्ग भी अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है। तो हकीकत यह है, इसमें नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी कहां दोषी है? दूसरी बात यह कि हमने उनसे गठबंधन तब तोड़ा, हमें भारत की गंगा जमनी तहजीब और 100 फूलों को खिलने दो की जो संस्कृति है, हमारी उसमें गहरी और अटूट आस्था है। जब हमें लगा कि नरेंद्र मोदी जी के आगे आने से हमारी सैद्धांतिक आस्था थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी, तो हमने उनको प्रणाम करना ज्यादा मुनासिब समझा कि आपकी विचारधारा आपको मुबारक हो। दूसरी बात है कि आपने शिवानंद तिवारी जी की बात की, परवीन अमानुल्लाह जी की बात की, सभी की परेशानियां अलग हैं और चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं। शिवानंद तिवारी जी का अतीत क्या रहा है, उसके बारे में कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं। आप बनाते हैं शिवानंद तिवारी जी, प्रवक्ता आप बनाते हैं, राज्यसभा में आप भेजते हैं, फिर सवाल भी उठाते हैं कि अतीत तो सब जानते हैं। फिर आपके साथ क्या कर रहे थे वो? ये सवाल तो खैर बनेंगे, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन नीरज भी हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, और क्या कुछ दिलचस्प खबर निकल रही है राजनीतिक गलियारे से? तारीखों का ऐलान हो गया? देखिए संदीप, बिल्कुल तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन ये मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन का वो शेड्यूल है जो इलेक्शंस के लिए उन्होंने बनाया है। करीब 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 60 पेजों के शेड्यूल को खंगालने के बाद मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का दावा करता है। उन्होंने पिछले कुछ चुनावों में इलेक्शन का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको भी बढ़ाया है, लेकिन तकनीकी पहलुओं पर जरूर काम हुआ है। लेकिन जो सवाल कुछ सरोकार के हैं उनका जवाब आज भी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। जब हम 16वीं लोकसभा के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं, हमने जब उनसे यह सवाल पूछा कि ठीक है आप करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बिना पंजों का शेर कहा जाता है, नेताओं की बदजुबानी एक बड़ा सवाल है। अगर जो कि पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जो बद से बदतर होती जा रही है, आप कोई कार्रवाई उस पर करेंगे? बड़ा ही गोलमोल सा वेजिटेरियन सा जवाब इलेक्शन कमीशन के पास था। हम अपील करते हैं नेता ऐसा करें ही ना, मीडिया हमारी मदद करे, यानी कुल मिलाकर कुछ ज्यादा उस पर एक्शन नहीं होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, खास बात है, चुनावों की हिंसा को अपना सबसे बड़ा चैलेंज नहीं मानता है। वो कहते हैं कि मनी पावर और पेड न्यूज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। तो आप इसके खिलाफ क्या करेंगे? तो हम इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं, ऐसा ना किया जाए। एक्शन क्या लेंगे, इसका जवाब भी चुनाव आयोग के पास एक ठोस जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि चुनाव के जो प्रशासनिक पहलू हैं, हमने देखा है इलेक्शन कमीशन ने पिछले 15 सालों के अंदर उन्हें बहुत बेहतर किया है, लेकिन ये जो सरोकार जनता से जुड़े हुए हैं और वोटिंग के सामाजिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन अब भी इन पर कमजोर पाया जाता है। जी, ये बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर नीरज, और हमारे खास मेहमान बैठे हुए हैं, और कुछ इशारा संजय ने भी किया था। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही दिलचस्प ये चर्चा होने वाली है, तो बने रहिए। ब्रेक के बाद भी आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता तो लग गई है, लागू हो गया है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ऐसे में आचार संहिता लागू होने से पहले हरियाणा में विकास कार्य के उद्घाटन की मुख्यमंत्री हुड्डा की कोशिश जो है वो कमाल की है। हुड्डा ने पलवल और मेवात में एक साथ 32 उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, वो भी महज 1 घंटे में।
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से महज आधा घंटा पहले हुड्डा ने इस काम को निपटा दिया है। राम, ये कमाल है भारतीय राजनीति का, हमारी जमहूरियत का भी। राम बोले उसके पहले, आप हरियाणा के हैं ना? जी। हरियाणा के लोग इनोवेशन में, पायनियरिंग में, नया रास्ता दिखाने में कमाल है। राम गैराम हमने ही ईजाद किया था। सबसे पहले वही शुरू हुआ था, आयाराम गैराम, और पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड हो गया लाइक वाइल्ड फायर। बट ये सिर्फ हरियाणा में ही हो सकता है कि आप 1.5 घंटे में कुछ 40 जगह उद्घाटन कर दीजिए। अब किस किस्म के ये शिलान्यास उन्होंने लगाया? नहीं, इसमें खेल ये भी है ना, अभी लोकसभा के लिए आचार संहिता लग गई, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा के लिए आचार संहिता लग जाएगी। तो अभी तक तो काम कर नहीं रहे थे, अब दिखाना है, वही एक रात में सारे काम। परंजोदा, ऐसी चीजें वर्क करती हैं क्या? इनका असर? देखिए, हमारे देश में हजारों ऐसे पत्थर लगा हुआ है, वो पत्थर ही रह गया, उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। अगर हुड्डा जी समझते हैं उनका लोकप्रियता बढ़ जाएगा, हम सब लोग का स्वप्न होता है ना, सब लोग हम ये लोकतंत्र है, आपको स्वप्न देखने का भी अलावा फरीदाबाद की भी याद आ गई, ये भी है। वो गुड़गांव में शिलान्यास किया फरीदाबाद का प्रोजेक्ट के लिए, शायद हो सकता है कुछ भी, हमारे देश में तो कुछ भी हो सकता है। विनय, यहाँ चर्चा को थोड़ा हम लोग मोड़ते हैं कि इस वक्त का करंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अगर उसको हम समराइज करने की कोशिश करें कि किस प्रकार का है, तो अभी जो नीरज ने सवाल उठाया उसमें 2 बातें थी कि एक तो आप ये जो बड़े पैसे का खेल है या मैनिपुलेशन का खेल है या बदजुबानी का खेल है, इसको कैसे रोकेंगे। एक क्लीन कैंपेन तो अब हिंदुस्तान में लगता है कि सपना हो गया है, हम क्लीन कैंपेन की कल्पना नहीं कर सकते, या कुछ गुंजाइश है कि इसको किसी तरह से फिक्स करें। आने वाले 6, 8, 10 हफ्ते जो हैं वो थोड़ा सा हिंदुस्तान की जो वास्तविक प्रकृति है, जो हमारा असल मिजाज है कि हम लोग बहुत डेमोक्रेट हैं, बहुत टॉलरेंट हैं, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें हम लोग एक अच्छा लोकतांत्रिक विमर्श करें, न कि कलह। देखिए, मेरे जहन में संजय, अगर इन तीनों चीज़ों को हायरार्की में ग्रेड करना हो तो बदजुबानी एक व्यक्तिगत अपने व्यक्तित्व की एक निशानी है, उसका वो मेरे लिहाज से थोड़ा नीचे आता है। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और ज़्यादा अहम चीज़ पेड न्यूज़ की है और मनी पावर की है, क्योंकि इलेक्शंस में मनी पावर का जो कंट्रोल इलेक्शन कमीशन जो चाहता है, वो हर इलेक्शन के पहले कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन इसको हम इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं पॉलिटिकल कंसेंसस के तौर पे या स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के प्रपोजल के ऊपर जो सालों से बात हो रही, कभी हुआ नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये दोनों है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक तरीके से डिस्क्लोजर के नॉर्म्स को या फेयरनेस के नॉर्म्स को, जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी होता है, उसको कहीं ना कहीं उसमें रोक लगाती हैं। और कोई भी चुनाव में फेयरनेस पैरिटी से आती है। आप अगर हर चीज़ इक्वल मेजर में कर रहे हैं तब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। अदरवाइज बहुत ऑब्वियस है कि जहां पर पैसा ज़्यादा होगा या जहां पर पेड न्यूज़ डिस्क्लोजर के साथ नहीं होगी, वहां पर आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को बिना जानकारी के। क्या परंजो जी, राम आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ एक सेंटेंस कहना चाह रहा था कि इस बार स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑडिट एक्सपेंडिचर ऑडिटर्स को भेज रहे हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स पे। वो बिल्कुल इस चीज पे नजर रखेंगे कि क्या मनी पावर इज बीइंग ब्रॉट इनटू प्ले, और बाकी जो ऐसे चीजें हैं whether that is being brought into। नहीं, पर ये मनी पावर की जो आप बात करते हैं, मुझे एक चीज समझाइए। 2009 में 25 लाख थी लिमिट, 2011 में 40 लाख हो जाती है, 2014 में 70 लाख। भारत, हम कहते हैं अभी भी गरीब देश है, 70 लाख रुपए की लिमिट आपको व्यवहारिक लगती है क्या? एक तरफ से हम कह सकते हैं कि नहीं, पैसे बहुत खर्च करते थे, चलिए 70 लाख, पर जो करोड़ों लगाते हैं वो 70 लाख में तो मानने नहीं वाले। और जिनके पास नहीं भी हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, साफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या 70 लाख लिमिट व्यवहारिक लगती है आपको? बिल्कुल नहीं। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं कि जब पहली बार इस पे एक लिमिट लगाया गया, वो भी बहुत कम था। और एमपीज आप देख लीजिए, ओपनली बात करते हैं कि हमने अपने लोकसभा इलेक्शन में 12 लाख खर्च किया, 8 लाख खर्च किया, फिर उनको जब नहीं, करोड़ 12-10 लाख में तो काम नहीं चलता है। हाँ, वो खैर, वो तो असेंबली इलेक्शन में भी करोड़ से कम उनका नहीं खर्चा होता। जब उनको पब्लिकली कचेरी में लाया गया तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं कहा। तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि इन चीजों पे खर्चा कैसे होता है। अगर वो इस बार ऑडिटर्स लगा रहे हैं, क्या वो उस घपला को लेके आएंगे सामने? मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स की कैंडिडेचर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। बहुत हल्ला मचा देते हैं ना परंजो, मीडिया में भी करोड़पति उम्मीदवार, करोड़पति। 70 लाख आपकी लिमिट बना दी तो हर आदमी को करोड़पति होना होगा अगर वो अपना पैसा लगाकर चुनाव लड़ रहा है तो। संदीप जी, आपको कैसा मालूम है कौन करोड़पति है? क्योंकि इन्होंने निर्वाचन आयोग में इनका जब वो याचिका देना पड़ा, एफिडेविट देना पड़ा, उसमें सब लिखित रूप में रहता। 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। देखिए, एक
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने काफी चर्चा किया इस विषय की, और उन्होंने क्या देखा, ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदवार है ये लिमिट का दिखाते हैं, आधा से भी कम खर्च कर रहे हैं। वो तो अब भी दिखाएंगे, यही तो बात है। असली बात है जब आप मनी पावर की बात करते हैं, दो चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, बहुत तरीका है आज भी जो लोग और किसी ने पैसा खर्चा करते हैं, आपके नाम में वो लोग पैसा खर्च करता है, वो नहीं दिखाता है और काले धन का इस्तेमाल होते हैं। फिर भी, और मैं फिर आपके पास आ जाता हूं, आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली में क्या किया, बहुत लोगों से कम कम पैसा लिया अभी। और ये एक समय कांग्रेस भी ऐसे करते थे, एक समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी ऐसे करते थे, एक समय कम्युनिस्ट वालों भी ऐसे करते थे कि हम बहुत सारे लोगों से कम कम पैसे दिखाते हैं। सबसे बड़ा लूप होल क्या है, आप जब राजनीतिक दल का ऑडिट करेंगे अकाउंट में, आप दिखाएंगे कि 20,000 से कम सब जो भी पैसा दिया हम उसको कैश में मिला, हम नहीं दिखाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कमियां है, इसको सांसद ये कानून को बदलना चाहिए। और मैं एक चीज और बिका हुआ खबर के ऊपर कहना चाहता हूं, ये पेड न्यूज, ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। क्यों? देखिए, जो पैसे देते हैं और जो 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 पैसे लेते हैं, कोई तो चेक लिख के नहीं देते, किसी के पास तो रसीद नहीं रहते। और पी साईनाथ ने बहुत काफी इस विषय के ऊपर विश्लेषण किया, बहुत सारे कुछ सालों में ये बिल्कुल सही मुद्दा है, हजारों कारण दिखाओ नोटिस दिया, मगर जहां पे उम्मीदवार खुद कह रहे कि हमने पैसा दिया, बिका हुआ खबर किसी अखबार को या किसी टेलीविजन चैनल को, वो टेलीविजन चैनल या वो अखबार कह रहे हैं, हमें सबूत दिखाइए कि हमारे जब से उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम के कुछ हिस्से और अवांछित तत्व जो दूसरे तरह के हैं वो इसमें आ गए। और हम भी ये मानते हैं कि इस पर जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, इस तरह का पेड न्यूज की इतनी रैली कवर करोगे तो इतना पैसा, ये जो छोटे अखबार, छोटे चैनल जिनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, उन पर हमला करना बहुत जरूरी है। इस काम में हम सबको साथ में रहना चाहिए। एक मुद्दा जो आपने बड़ा उठाया है, ये सवाल है कि हमको तीनों राजनीतिक प्रतिनिधियों के पास चलना चाहिए। सुधांशु जी, सबसे पहले आपके पास, आप सब लोग लिप सर्विस पे करते हैं, चुनाव का जो संबंध बड़ी थैली से है उसको तोड़ने का बड़ा सिंपल तरीका है कि स्टेट फंडिंग पर एक बातचीत शुरू करें, एक बहस शुरू करें। लिप सर्विस के लिए आप लोग गिना देते हैं, एक्टिव ढंग से किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। क्या इस चुनाव के पहले स्टेट फंडिंग पर बीजेपी अपना रुख साफ करेगी और कमिटमेंट करेगी कि उसको मौका मिला तो वो कहेगी कि स्टेट फंडिंग ही होनी चाहिए? 35,000 करोड़ रुपए साल का अगर खर्च होता है किसी चुनाव में, तो ये डेमोक्रेसी को मैनेज करने का बहुत छोटा कॉस्ट है। संजय जी, इसका तो स्वागत हर राजनीतिक संगठन करेगा। अगर आपको ध्यान हो तो इस पर बड़ी गंभीर चर्चाएं भी पार्टियों के स्तरों पे हुई। जैसे एक चर्चा ये आई थी कि जिस संगठन को जितनी वोट राष्ट्रव्यापी पड़ती है, 100 रुपए प्रति वोट के हिसाब से उतनी फंडिंग स्टेट की उस पार्टी को हो जानी चाहिए, ताकि राजनीतिक संगठनों को किसी बाहर वाले का मुंह ना देखना पड़ा पैसे लेने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। ये बहुत गंभीर विषय है। दुख की बात यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तभी इस विषय के बारे में मीडिया भी बात करती है, हर एक कोई बात करता है। पिछले 2-3 महीने पहले इस पे एक पेपर हम लोगों ने पब्लिश करा था और कहा था कि भाई स्टेट फंडिंग जो है, उससे जो राजनीतिक फंडिंग का जो सारा गैमेट है उसमें कहीं असर पड़ेगा और हम राजनीति को स्वच्छ कर पाएंगे। लेकिन कोई गंभीरता से उसमें किसी ने भी बात नहीं करा। भाई तो मैं तो यहां कहता हूं, मीडिया है, जुडिशरी है, चुनाव आयोग है, सब जनों का उत्तरदायित्व है। हिंदुस्तान का प्रजातंत्र अगर हमें बचाना है तो हर संगठन को इसके प्रति कटिबद्ध होना पड़ेगा। ये तो एक बात है। मैं एक बड़ा अहम मुद्दे पे आप लोगों का ध्यान दिलवाना चाहता हूं। कई बार समस्या का जो हम समाधान निकालते हैं वो उस समस्या से और बड़ी समस्या हो जाती है। चुनाव आयोग की एक कल्पना थी कि भाई जो पैसा खर्च होता है चुनावों में, ये झंडा, बिल्ला, पोस्टर, बैनर, इससे ज्यादा खर्चा होता है, इसको रोक लो तो चुनाव में खर्चा कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी विषमता हो गई है। ये पारंपरिक तरीका था हमारा लोगों तक पहुंचने के लिए। वैसे भी आप चुनाव में देखिए, जो चुनाव अभियान प्रचार का समय 13 दिन का समय मिलेगा, 13 दिन के समय में आदमी बिना झंडे के, बिना पैम्फलेट के, बिना पोस्टर तक, बिना होर्डिंग लगाए हुए या बिना बैनर लगाए हुए जनता तक पहुंचेगा कैसे? पहुंचने का उसके पास जरिया नहीं है। तो उसके पास क्या करना पड़ेगा? उसको यह करना पड़ेगा कि अखबार की पेड न्यूज या टेलीविजन की पेड न्यूज, उसका जो है पैकेज वो लेगा। चलिए, मैं बात समझ गया, लेकिन हल अभी भी नहीं निकलता दिख रहा है। हल अभी भी नहीं निकलता दिख रहा है सुधांशु जी। यहां पर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
आपकी पार्टी को अभी फंड्स की दिक्कत है, ये मेरी पुख्ता जानकारी है, आप लोगों को पैसे तक नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जो आपने प्रयोग किया, क्या हम वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री? हम पैसे कम खर्च हों उस पर ध्यान दे रहे हैं, या पैसे का बेजा इस्तेमाल ना हो उस पर हमारा ध्यान है, या दरअसल पारदर्शिता लाने की तरफ हम सोच भी नहीं रहे हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? ये लिमिट्स जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, कैप जो लगाए जा रहे हैं। देखिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तो हम कोई सोच रखते ही नहीं है, और टेलीविजन डिस्कशंस के लिए आप किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को ले आएँ तो वो तो बाकायदा उसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं पूरा का पूरा कि हम ये करेंगे, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं। करना कोई नहीं चाहता। छोटी सी शुरुआत हुई थी कि क्या राजनीतिक पार्टियां राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आ जाएं। आपको सबका रुख पता है कि वो क्या सोचते हैं। एक और सवालात हुआ कि मोदी जी की इतनी बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है, कौन इसको फंड कर रहा है, इसके बारे में जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। मगर हाँ, सब बड़ी बड़ी पार्टियां इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी मॉरल टॉक्स कर देंगी कि ऐसा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, होना चाहिए। इतना ज़्यादा पैसे का दुरुपयोग होता है। मैंने ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ा था, मेरे खिलाफ अजय मल्होत्रा जी चुनाव लड़ रहे थे। पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अखबार में पर्चे छपते थे, बंटते थे, और उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी होती थी 4500। मैंने इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट करी। सुबह अखबार के जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे छापा पड़वाया, मगर उसका कुछ नहीं हुआ। नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि अभी अजय मल्होत्रा यहाँ पर नहीं है तो किसी पर हम आरोप क्यों लगाएं? नहीं सौरभ, वो है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। मेरा सवाल, मैं आपको वैसे बताता हूं जी। मेरा पॉइंट बड़ा लिमिटेड सा है, पॉइंटेड सवाल है आपसे। 300 जगह पर आप लोगों को खड़ा करने वाले हैं, 70 लाख लिमिट हो गई, सीधा गणित है 210 करोड़ रुपए चाहिए आम आदमी पार्टी को ये चुनाव लड़वाने के लिए, सिर्फ उम्मीदवार की तरफ से। और जो आपका सेंट्रल पूल होगा उसमें भी 200 करोड़ लगा लो तो ये 400 करोड़ कहां से आएंगे? मेरा सवाल ये है, आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? जी, बहुत बहुत चैलेंजिंग है ये। एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है आम आदमी पार्टी के लिए कि इतने कम समय में इतना सारा पैसा इकट्ठा किया जाए। मगर हाँ, जो भी मीन्स हैं ईमानदारी के, हम कोशिश करेंगे लोगों से इकट्ठा किया जाए। अपनी डोनेशन कैंपेन को दोबारा से एग्रेसिवली चलाया जाए। मगर हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इतनी बड़ी रकम इतने कम समय में इकट्ठा करना आसान नहीं रहेगा। समझे, शायद वो मेरा सवाल नहीं समझ पाया। नहीं, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक फ्रैंक एडमिशन है कि इनको इस वक्त चंदे में जो दिक्कत आई है उसका संबंध जाहिर है कि इनकी जो शुरुआत की उभार थी उसको ये कैसे मैनेज करते हैं, उस पर इस प्रकार की क्राउड फंडिंग जिस पर ये चले हैं उसका शायद इनको लाभ मिले। नवल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि चुनाव का जो संबंध इस भ्रष्टाचार से है, इसको तोड़ने में जो ये गंगा पट्टी की छोटी पार्टियां हैं, इनसे हमको बड़ी उम्मीद थी कि ये कोई बड़ा चैलेंजिंग कंपल्शन रख देंगे बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के सामने, जिससे कि स्टेट फंडिंग की तरफ, इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ, साफ सुथरे चुनाव की तरफ बहस बढ़ेगी। लेकिन वही लिप सर्विस हम आप जैसी पार्टियों से भी सुनते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो समाजवादी संस्कार की राजनीति करने वाली पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। आश्चर्य होता है उन पार्टियों के मुंह से लंबी चौड़ी बातें सुनकर जो पूंजीपतियों के हितों का पोषण करती हैं खुलेआम, और राजनीति में शुचिता की बात करती है, नैतिकता की बात करती हैं। हमारे लिए बेहद ही गंभीर मुद्दा है, और हम अपने स्तर से राजनीतिक शुद्धिकरण के प्रत्येक कदम का बढ़ चढ़कर स्वागत करते हैं। मैं दूसरी बात आपको यह बताने जा रहा हूं कि अभी भाजपा के हमारे बंधु बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, तो अभी तक भाजपा की जो नीतियां हैं, तो आप यह देखिए कि जिस पार्टी की नीतियां तात्विक रूप से एलिमेंटली पूंजीपतियों की पोषक है, उस पार्टी से आप अगर इस तरह के सवाल करेंगे तो जाहिर है कि आपको बड़े बड़े आदर्शवादी साल याद नहीं आया आपको? उनका जमीनी हकीकत से उनका जमीन, आप 17 साल की दुहाई देकर बार बार हमारे सिद्धांतों का माखौल क्यों उड़ा रहे हैं? 17 साल पहले क्या भाजपा में यह असहिष्णुता थी? नरेंद्र मोदी के आने के पहले भाजपा तो अटल बिहारी वाजपेयी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं नवल जी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। असहिष्णुता मुद्दा था या पूंजीपतियों के साथ इनके संबंध मुद्दा था? पूंजीपतियों के साथ संबंध तो आपको पहले से मालूम थे ना, वो सवाल क्यों नहीं उठा? आज उठा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह की बातें कॉर्पोरेट हितों की पोषक पार्टियों से पूछना और आदर्शवादी जवाब सुनना मेरे हिसाब से वक्त की कमी है। चर्चा को यहां हम समाप्त करने के पहले अपने यहां के मेहमानों से वन लाइनर लेना चाहते हैं कि इस चुनाव को अगर एक लाइन में समराइज करना हो किसी इलस्ट्रेशन से बिम के, कि आप किस लिए वॉच करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपकी नजर में क्या होगा, तो क्या कहेंगे परंजय? आम आदमी पार्टी
किसका वोट ज्यादा काटेगा, किसको ज्यादा कमजोर करेंगे, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा, इसको आप निगरानी में रखेंगे। मैं समझता हूँ रामचंद्रन साहब, एक उदाहरण देके मैं बताना चाहता हूँ। अगर एक हाइपोथेटिकल, अगर उसको 10 मिल गया, 10 सांसद आ गया, तो इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी 180 से 200 या कांग्रेस 80 से 100 या 10-10? ये सवाल का जवाब मेरा पास नहीं। बिल्कुल सही है। रामचंद्रन साहब, आप क्या वॉच कर रहे हैं इस चुनाव में? सबसे बड़ा कोर इशू, संगीन इशू आपकी नजर में क्या है? साहब, मेरे लिए सबसे संगीन इशू ये है कि किस मुद्दे को लोग अहमियत दे रहे हैं और उसके वजह से उनका वोट किस तरफ जा रहा है। नेता क्या कह रहा है और जनता के दिल में क्या है, इसकी परीक्षा। विनय, मेरे लिए सबसे बड़ी बात संजय ये है, ये अप्रत्याशित चुनाव है। ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। बिल्कुल। हर चीज नई है, नई पार्टियां हैं, नए समीकरण हैं, नया तरीका है, नया तौर है और नए तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके साथ लोग अपना अपना कैंपेन कर रहे हैं। सब चीज नई है, नया वोटर भी सबसे ज्यादा है इस बार। तो ये अप्रत्याशित चुनाव है और 16 तारीख को इससे ज्यादा दिलचस्प नतीजे शायद कभी ना आए। बिल्कुल। संदीप, आप किस चीज के लिए वॉच करोगे, ये भी बताना पड़ेगा। मैं ये देखना चाहूंगा संजय कि क्या भारत दरअसल बदल रहा है। अभी तक चुनाव का जो ग्रामर था, वो ग्रामर था बाहुबल, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जात पात, लोगों की एक मायूसी, एक निराशा राजनीतिक जमात से। क्या भारत बदल रहा है? क्या युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? हम अर्बन एरियाज में लगातार देखते थे कि वोट परसेंटेज बहुत कम है। ट्विटर पर लोग जो लगे हुए हैं, फेसबुक पर जो लोग लगे हुए हैं, बटन दबाने जाएंगे भी क्या? ये सवाल होगा। ये सबसे बड़ा सवाल। आपने बिल्कुल संदीप सही कहा। मेरी नजर में भी यही बात है कि बदलते हुए हिंदुस्तान में एक नए पॉजिटिव नैरेटिव का चुनाव देखेंगे, क्योंकि चुनाव वो वक्त होता है जब लोकतंत्र का खुद अपने आप को लोकतंत्र परिष्कृत करता है, रीजेनरेट करता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिससे अपनी बात खत्म करूंगा, संदीप फिर आप टेक ओवर करिएगा, वो ये कि जनता बहुत आगे होती है, नेता उसके पीछे होता है, मीडिया उसके पीछे होता है। हमारी सारी गणनाएं, सारे अनुमान उस कलेक्टिव विवेक के सामने अधूरे हैं और कम हैं। अधूरे और कम है, और जहां हम गलत हो जाते हैं, बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम माफी भी मांग लेते हैं। हमारा काम जरिया है अब तक खबर पहुंचाना, वो पहुंचाते रहेंगे एक ब्रेक के बाद।